नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। करीब 3 दशक पहले यानी 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक कानून बनने पर जोर किया था, यानी समान नागरिक संहिता पर विचार करने को कहा था। लेकिन आज भी करीब 36 साल बाद भी इस कानून को लागू नहीं किया गया हमारे देश में। लागू तो दूर की बात है, इस कानून पे कभी कोई चर्चा तक नहीं होती है, कोई बात तक नहीं करना चाहता है। करीब 1 महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे एक वाक्य महज से हकीकत में परिवर्तन करने पे जोर दिया था और तब हमारे देश के राजनीतिक दलों ने, खासकर विपक्ष दलों ने इस पे बहस शुरू कर दिया था। सवाल अगर विपक्ष से है तो पक्ष से भी है। सीए, एनआरसी 370 हटाने से लेकर कृषि कानून और ट्रिपल तलाक तक अगर सरकार ला सकती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आखिर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? केंद्र सरकार आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मौन क्यों हो जाती है? तो इन सब के बीच आपको ये समझना चाहिए कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, ये है क्या, जिसके लिए हमारे साथ इस वीडियो में एक मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनका परिचय मैं आपको करवा देती हूं। तो जो मेहमान हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं उनका नाम अंकित सिंह है, बलिया उत्तर प्रदेश से, जो कि एक लॉयर हैं और सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हैं, काउंसलिंग एज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और को ओनर। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे चैनल को अपना वक्त दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हमसे ये बात कर रहे हैं। तो अंकित जी, आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, बड़े ही सरल शब्दों में और विस्तार से बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो, और आपके दर्शकों को पहले तो आपको थैंक यू कि आपने इतने क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट इशू पे डिस्कशन रखा है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश की जाए तो अभी क्या है कि इंडिया में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, राइट? तो अभी सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब पर्सनल लॉज है, मतलब क्रिमिनल लॉज तो ये है कि सबके लिए एक ही है, जो जिसको हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड के नाम से जो जाना जाता है। तो वो पूरे इंडिया में एक ही है, ऑलमोस्ट एक नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक लार्जर एक्सटेंट तक एक है। बट जब बात आती है सिविल लॉज की, मतलब पर्सनल लॉज की, तो सिविल लॉज हर रिलीजन का अपना अलग अलग है। अब जैसे इसको अगर एग्जांपल लेके समझा जाए तो हिंदूज में मैरिज एक्ट अलग तरीके से लागू होता है, मुस्लिम में मैरिज एक्ट अलग तरीके से लागू होता है। अगर आपको हिंदू में डाइवोर्स देना है तो उसका जो प्रोसीजर है वो अलग है। आपको मुस्लिम अगर वैसे होता है तो उसमें जो डाइवोर्स का प्रोसीजर है वो अलग है। सेम विद आपको अडॉप्शन लेना है, अडॉप्ट करना है चाइल्ड को, तो उसके तरीके अलग अलग हैं अलग अलग कम्युनिटीज में। तो इससे ये होता है कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आती है। एंड अभी मुस्लिम एंड अदर लॉज में ये है कि वो कॉडिफाइड नहीं है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इंडिया के सामने ये है कि कॉडिफाइड ना होने की वजह से जो खाली फीमेल्स जो हैं उनको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है एंड उनको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है ऑन डेली बेसिस। अब जैसे जैसे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे तो हम एग्जांपल्स को देखते चलेंगे। तो अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में जो आता है, आर्टिकल 44 ये कहता है कि आप स्टेट जो है वो एंडेवर करेगा, वहां पे वर्ड काफी क्रिटिकल है, एंडेवर वर्ड यूज किया गया है। अगर एग्जैक्टली आप जानना चाहें कि कहाँ पे मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो वो टर्म है द स्टेट शेल एंडेवर एंड टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है एग्जैक्ट फ्रेज जो लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में, जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एंडेवर का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट डे की या जो भी गवर्नमेंट्स है वो एंडेवर करेंगी, मतलब प्रयास करेंगी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो अक्रॉस इंडिया एप्लीकेबल होगा। इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं एक देश एक विधान, ठीक है? तो अभी जो अलग अलग कोड्स लागू हैं इंडिया में उनको हटा के केवल एक कोड लागू करने की कोशिश हो रही है और इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आई होप अब क्लियर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ये मेंशन है, आर्टिकल 44 में, एंड पार्ट 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वहाँ पे मेंशन है ये। आपने बड़े सरल हमारे दर्शकों को समझाया, आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, आप अंकित जी
3 दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, ये इस कानून को पारित करना चाहिए। आज 2021 है, आज 3 दशक पहले बाद भी इस कानून को पारित नहीं किया जा सका है। आपको क्या लगता है कि इस कानून में कोई खामियां हैं जिसकी वजह ये कानून अभी तक पारित नहीं हो सका हमारे देश में? देखिए, खामियों की अगर बात करें आप, तो बहुत मूलभूत तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है वो है एंडेवर करेगा स्टेट। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करेगा। तो प्रयास कहाँ किया गया है, आपको ये समझने की जरूरत है। इतने पेचीदा मसले को जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो उसके लिए प्रयास टर्म यूज किया गया है, एंडेवर टर्म, जो कि कहीं नहीं दिखता है पिछले 70 सालों या 74 सालों में। जैसे 1941 में हिंदू एक्ट को या हिंदू पर्सनल लॉ को आप उस तरीके से समझ सकती है, हिंदू कोड बिल को रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बनी, एक्सपर्ट कमेटी बनी, ठीक है। उसका उस टाइम पे काफी विरोध हुआ, बट ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी उस टाइम मुस्लिम्स के लिए या दूसरे रिलीजन्स के लिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। तो नेहरू जी को कहीं ना कहीं ये कंसर्न था कि माइनॉरिटीज को हमेशा खतरा होता है उनके आइडेंटिटी पे बात आने की। तो 1941 में जब हिंदूज के लिए रिफॉर्म्स की बात स्टार्ट हुई थी तो हमारी गलती वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमें एक अलग से एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी चाहिए थी मुस्लिम्स के लिए भी, वहां पे एक चूक हुई। चलिए ठीक है, वहां पे आपने वो कोशिश नहीं की। उसके बाद भी आज तक कोई कमेटी नहीं बनी हुई है जो खास करके अगर हम बात करें मुस्लिम लॉज को या मुस्लिम पर्सनल लॉज को कोडिफाई करने के लिए, तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप रात को उठे जैसे हमने किया, एब्रोगेशन ऑफ 370 था तो हमने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ही यूज करके उसको नल एंड वॉइड कर दिया। राम मंदिर वाला इतने दिनों से चला, बट जब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो वहां पे एंडेवर वर्ड जो यूज हुआ है वैसा कोई एंडेवर नहीं हुआ है। मतलब अगर आप बात करें मुस्लिम फीमेल्स की, तो डे टू डे बेसिस पे उनको इनइक्वालिटीज फेस करनी पड़ती है, बट कोई प्रयास नहीं हुआ है आज तक पिछले 70 सालों में, ना कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी है। तो प्रॉब्लम वहां पे रह गई कि हमने कोई सिंसियर एफर्ट ही नहीं दिया इस डायरेक्शन में कि हम इसको कोडिफाई कर पाए। और अभी जो ये लाइमलाइट में है, अगर आप जानना चाहें आपको, आपके दर्शकों को मतलब अभी से ये क्यों लाइमलाइट में आ गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया मीना कम्युनिटी का, ठीक है, राजस्थान की ये कम्युनिटी है मीना कम्युनिटी। इनका आईएएस एंड सिविल सर्विसेज में काफी वर्चस्व है। तो जस्टिस प्रतिभा है वहां पे, उनके सामने ये एक मैटर आया कि क्या मीना कम्युनिटी पे, ट्राइबल कम्युनिटी है वो, तो क्या मीना कम्युनिटी पे हिंदू जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने इस केस को डिसाइड करते टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा कि अब टाइम आ गया है कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल करना चाहिए इंडिया में, मतलब अडॉप्ट करना चाहिए उसको। तो फिर से ये एक बहस नए सिरे से आ गया। बट अगर आप वैसे देखें तो 2018 में एक जो 24th लॉ कमीशन था उसका अभी तक ये रहा है कि नहीं, अभी हमारा देश प्रिपेयर्ड नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो आपके दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि आपको ये करना चाहिए कि एक बार आप 24th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, जिसके जस्टिस चौहान हेड थे, चीफ थे, वो रिपोर्ट एक बार पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी आपके देश का माहौल वैसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकें। तो इस पे अभी एक सिंसियर प्रयास की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग था। अच्छा, हर एक कानून के कोई ना कोई फायदे होते हैं, कोई ना कोई खामी होते हैं। इस कानून के फायदे अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर इस देश में हमारा ये कानून आ जाता है तो हमारे देश में क्या क्या फायदा होंगे, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी जो भी है, सारे लोगों को कैसा फायदा पहुंचेगा अगर ये कानून आ जाता है तो? ओके, तो अभी आपने फायदे की बात करी, तो आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको गारंटी देता है कि किसी के साथ भी कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी। बट यहाँ पे आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे, आप एग्जाम्पल लीजिए, फीमेल्स को अभी भी प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया गया था स्टार्टिंग से ही। 2005 में 2005 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो वहां पे आप कोपार जनररी बनाया गया फीमेल्स को हिंदू एक्ट में। तो अब जाके उनको इक्वल प्रॉपर्टी में राइट मिलना स्टार्ट हो गया, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलना स्टार्ट हो गया। बट अभी भी वो मुस्लिम्स में नहीं है या दूसरी कम्युनिटीज में नहीं है इन जनरल। उसके बाद डे टू डे बेसिस पे आप देख लीजिए, मतलब हर तरफ पेट्रियार्कल सोसाइटी है एंड हर तरफ फीमेल्स को ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। चाहे वो मैरिज एक्ट को ले लीजिए या प्रॉपर्टी एक्ट को ले लीजिए या किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को ले लीजिए, तो डेली बेसिस पे ही आपको फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी फीमेल्स डे टू डे बेसिस पे फेस करती हैं वो उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। नुकसान ये है कि अगर आपने पूरा का पूरा होमोजेनस बनाने की कोशिश की तो फिर उसका रिटेलिएशन बहुत तगड़ा आएगा, क्योंकि जब हिंदू कोड में भी सुधार की बात हो रही थी उस टाइम भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था।
क्योंकि जो भी सेट प्रैक्टिसेस होते हैं, जब भी आप उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं तो कहीं ना कहीं रिटेलिएशन आता है समाज की तरफ से। तो उस टाइम के जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हिंदू कोड बिल आता है 1941 में रिकमेंडेशन के बाद, तो मैं तो उस पर साइन ही नहीं करूंगा। तो जो विरोध हो रहा है या जो विरोध होंगे आगे चल के भी, उनके लिए हमें रेडी होना होगा, बट हमारा इंटेंट बहुत क्लियर रखना होगा कि हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं उसके पीछे हमारा इंटेंट क्या है। क्या वाकई में हमारा इंटेंट ये है कि हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं, या केवल हम वोट बैंक के लिए या पॉलिटिक्स के लिए हम लाना चाहते हैं? हमारा इंटेंट ये डिसाइड करेगा ये कितना सक्सेसफुल होने वाला है या ये एक बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है। अंकित जी, जब आपने अभी वोट बैंक की बात करी तो अब हम आपसे ये पूछेंगे कि हमारे देश में जब भी कोई कानून आती है तो उसे हमेशा एक राजनीतिक मोड़ दिया जाता है। अगर राजनीतिक ना हो तो धार्मिक मोड़ को प्रयास किया जाता है। वैसे इस कानून को भी धार्मिक और राजनीतिक पेच में फांसा ही जा रहा है। अभी 1 महीने पहले ही आप चर्चा करें और पारित करने की कोशिश करें, तो उस वक्त भी हमने देखा कि राजनीतिक मसला शुरू हो गया था, इस पे राजनीतिक टिप्पणी आने लगी थी। तो हर एक कानून को हमारे देश में राजनीतिक मुद्दे में फंसना क्यों पड़ता है और धार्मिक में भी मुद्दे में फंसना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा समाज वैसा ही है ना, पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। आप देखिए, जब आप बात करती हैं क्यों फंसना, क्यों हर मुद्दा राजनीतिक में फंस जाता है, तो जब आप एक मेडिसिन देती हैं, सपोज कीजिए आपने एक मेडिसिन 70 साल पहले दिया कि हिंदूज को आपने एक कोड दे दिया, आपने हिंदू जो पूरा रिलीजन है उसको एक कोडिफाई कर दिया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा आप ये देखिए। तो प्रॉब्लम ये है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जब भी आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो वहां पे विरोध आएगा ही आएगा, एंड पॉलिटिकल माइलेज तो हर पार्टी लेना चाहती है। अगर आज बीजेपी इसको पास करा देती है तो बहुत बड़ा एजेंडा हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि उनका 3 प्रमुख वादे थे उनके। पहला ये था राम मंदिर का, दूसरा था एब्रोगेशन ऑफ 370, तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये पास करा लेते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज हो जाएगा, जो कोई भी विपक्ष नहीं चाहता है, क्योंकि उनका एक फेलियर रहा है 75 सालों में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसमें। तो पॉलिटिकल माइलेज तो वो लेने की कोशिश करेंगे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारा समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रेडी है? क्या हिंदूज में या मुस्लिम्स में या जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करेंगे जिस तरीके से उनको अडॉप्ट करना चाहिए था? अब 2005 में जब वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए गए प्रॉपर्टीज में, उसके बाद का डेटा आप उठा के देखिए, हिंदू जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज फीमेल्स को इक्वल राइट मिला हुआ है प्रॉपर्टी में, और जिनके नाम पे है भी वो केवल टैक्स बचाने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए है, उनका उसका पोजीशन है ही नहीं उस प्रॉपर्टी के उनके ऊपर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पॉलिटिकल माइलेज लेना, दूसरा पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है हमारी, उसमें ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। आपको एक ही तरीका है इसको रिजॉल्व करने का, गवर्नमेंट को सिंसियर एफर्ट देना होगा एंड क्लियर इंटेंट के साथ ये एफर्ट आना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। हम जब राजनीतिक मोड़ की बात कर रहे हैं तो अंकित जी, हम इस कानून को अब तक नहीं लाने के लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? जैसे क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तभी उन्होंने नहीं लाया, आज एनडीए की सरकार है, आज एनडीए सरकार 10-15 साल हो गया, लेकिन फिर भी एनडीए सरकार भी अभी तक नहीं ला पाई। उन्होंने सीए, एनआरसी, कृषि कानून, 370 जैसे कानून को हटाने तक के उन्होंने प्रयास किया और हटा भी, लेकिन वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे प्रयास नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला रहे। तो इस पे जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? समाज का भी नाम लिया, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो समाज को भी आपने नाम लिया, तो समाज के अलावा अगर हम बात करें तो किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? इसमें बहुत डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल विल पावर कमजोर था, इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वोटिंग जब आप देखेंगे प्रोपोर्शन तो यही माना जाता है कि सबको वोट चाहिए होता है, राइट? तो आप कभी भी समाज के एक बड़े तबके को नाखुश नहीं करना चाहेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी में या दूसरी कम्युनिटीज में भी, मैं बार बार मुस्लिम कम्युनिटीज कह रहा हूँ, ऑफेंड किसी को नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी ले लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी ले लीजिए, वहां पे डोमिनेंस हमेशा मेल्स का ही होता है। तो अगर आप कोई ऐसा लॉ ला रहे हैं या कोई ऐसा एक्ट ला रहे हैं जो सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक तो वही है ना, आप फीमेल कितना वोट अपने मन से दे पाती हैं, तो आप एक बड़े तबके को कभी भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे छिटक के दूर चला जाएगा। तो सारा खेल यहाँ पे है कि आप कोई ऐसा पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं करना चाहते हो जिससे कि आपका वोट बैंक चला जाए, और तुष्टिकरण की राजनीति तो है ही है। तो सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी
को चेंज करना इतना आसान काम नहीं है कि आप एक रात उठे और आपने अगले दिन एक्ट बना दिया, क्योंकि उसके रेपरकशंस बहुत अच्छे खासे होंगे। ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं हुई है, ट्रिपल तलाक देख लीजिए आप, उस पे एक्ट बन चुका है, हलाला पे एक्ट आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऑलरेडी चल रही है उस पे। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, चीजें चल रही हैं। अब जहाँ पॉलिटिकल विल पावर कमजोर था वहां पे जुडिशरी ने अपना काम किया है। तो देखिए धीरे धीरे हम देखेंगे कि चीजें सुधरेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने एक रात में आपने एब्रोगेट कर दिया 370 को, वैसा कुछ नहीं देखेगा, बहुत रेडिकल चेंज नहीं आएगा। इसमें समाज को भी एंगेज करना पड़ेगा, सरकार को, एंड समाज को खुद भी आगे आना होगा। कब तक आप ऐसे पेट्रियार्कल सोसाइटी के तौर पे चला पाएंगे आप चीजों को, क्योंकि अब महिलाएं भी तो सक्षम हैं ही ना, एंड वो भी अवेयर हो रही हैं, तो बहुत लंबा आप नहीं खींच पाएंगे इसको। ये है एक ईमानदार शुरुआत की जरूरत है जो हो चुकी है कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक को हटा के। तो इस कानून को लाने के लिए समाज को भी आपने कहा जागरूक होने की जरूरत है। डेफिनेटली आखिर आएगी कैसे, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी नहीं, तो आखिर जागरूकता है। यही तो बात है ना। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है रोल प्रेशर ग्रुप्स का। अब जैसे आपने एक ईमानदार कोशिश की है, तो यहाँ पे डिबेट होना चाहिए, समाज में डिस्कशंस होने चाहिए, आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। सरकार कभी भी ये अपने एंड पे इनिशिएटिव नहीं लाएगी। राम मंदिर तब बना जब समाज का प्रेशर पड़ा, एब्रोगेशन ऑफ 370 तब हुआ जब समाज का प्रेशर पड़ा। तो एक जिम्मेदार समाज की का रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतना नहीं है कि आपने पूरे साल में एक बार केवल वोट दे दिया। डेमोक्रेसी में एक इन्फॉर्म सिटीजन होना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो आप एक दिन बैठ के ये नहीं कह सकते हैं, टीवी डिबेट देख के आप नहीं कह सकते कि नहीं ये एक्ट होना चाहिए, वो एक्ट होना चाहिए। यहीं पे रोल स्टार्ट हो जाता है प्रेशर ग्रुप्स का, एंड कितने इन्फॉर्म सिटीजन है आप। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखने का मतलब ही यही है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब भी आप कोई लॉ बनाएंगे तो वहां से ही आप उसको लेंगे, क्योंकि वो गाइडिंग वो फाउंडेशंस हैं आपके। हर लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही आने चाहिए, और कहीं ना कहीं वो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा इसके लिए। गवर्नमेंट तो करने से रही, क्योंकि क्यों ही करेगी गवर्नमेंट, कोई भी अपने एंड पे वोट बैंक को नहीं छिटकाना चाहेगा अपने एंड से। तो इसमें रोल जो है वो गवर्नमेंट से ज्यादा समाज का ही है। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, इसी तरह से दूसरे लोगों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एंड ये एक दिन का काम नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूअस इनिशिएटिव रखना पड़ेगा। अभी ये इनिशिएटिव 1-2-3 वीक पहले भी जंतर मंतर पे जो धरना हुआ था उससे शुरू हुआ था, लेकिन उसमें खैर वो तो राजनीतिक मुद्दे में फिर फंस गया, कुछ नारेबाजी हो गई, तो उसको हम परे रखते हैं। अगर हमारे देश में ये कानून नहीं अभी भी पारित या भविष्य में भी अगर पारित नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है देश में कोई खतरा होगा इसकी वजह से, कि अगर आगे भी भविष्य में भी पारित नहीं होता है तो? देखिए खतरा भविष्य में क्या, खतरा तो रोज ही है ना। अब हर रोज एक फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, तो खतरा तो वो रोज ही फेस कर रही है। तो इसका तरीका ये है कि हम ऐसा ना करें कि पूरे के पूरे कानून को या पूरे एक्ट को या पूरे इंडिया में हम एक सिविल कोड लाने की जरूरत अभी नहीं है। अभी हम ये करें कि जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी कोड्स हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, जो आर्टिकल 14 को डायरेक्टली वायलेट करते हैं, सबसे पहले हम वहां से इनिशिएटिव लें, वहां उनको हटाएं। हम एक साथ अब हर चीज को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बदलाव आ पाएगा। जैसे भी ट्रिपल तलाक वाला था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था वहां पे। हलाला का जो एक्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि डे टू डे बेसिस पे जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी वाले एक्ट्स हैं, जो क्लॉजेस हैं अभी भी पर्सनल लॉज में, उनको आइडेंटिफाई करना एंड देन उनको रिजॉल्व करना। ये ऐसा नहीं हुआ कि, और ये जो आपने सवाल पूछा कि फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आएंगे या फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, फ्यूचर तो मतलब डेली बेसिस पे ही ये चैलेंजेस फेस कर रही है ना जो फीमेल्स है। खास करके फीमेल्स को ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है यहाँ पे, मेल्स तो फिर भी ठीक है। तो फ्यूचर से ज्यादा हमें अपने प्रेजेंट की चिंता करनी चाहिए। फ्यूचर तो फिर बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा अगर हमने आज अपने प्रेजेंट को नहीं बचाया तो। एंड किसने हक दिया है हमें कि एक दिन भी कोई फीमेल डिस्क्रिमिनेशन फेस करे? तो इसके ऊपर तत्काल काम होना चाहिए। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से ऐसी प्रथाएं हैं बेसिकली जो कस्टमरी लॉज में हम जिनको फॉलो करते हैं, जो बिल्कुल आर्टिकल 14 को वायलेट करती हैं। तो सबसे पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा, एक एक्सपर्ट की कमेटी बनानी होगी जो आइडेंटिफाई करके अपना रिकमेंडेशन दे एंड उनको इम्प्लीमेंट करे। कौन कह रहा है कि आप पूरा का पूरा एक बार में पूरे देश में एक ही विधान ले आइए? ऐसा नहीं हो पाएगा और ऐसा करना सही भी नहीं होगा। आपको चरणवार तरीके से चलना होगा। नहीं ऐसा हिंदू लॉज में ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू बिल पूरा का पूरा एक बार में अडॉप्ट हो गया। बहुत ज्यादा विरोध हुआ 1941 के बाद, तो उसको चरणवार तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। मैंने बताया ना आपको कि गोपाल सेनरी बनाया गया 2005 में, मनमोहन सिंह आए वहां पे आए।
तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक बार में सब कुछ चेंज कर दें हम। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सबसे सीरियस चैलेंजेस क्या हैं, सबसे सीरियस कंसर्न्स क्या हैं, उनको पहले हम एड्रेस करें एंड देन उस सीक्वेंस में हम फिर आगे बढ़ें। तो आपने जैसे कहा कि इसमें सिर्फ एक सरकारी नहीं बल्कि समाज को भी उतने ही तत्पर होना चाहिए और समाज को भी जागरूक होना चाहिए, तभी जाकर के ये कानून पारित होगी। चलिए, हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा था इस लोगों को, हमारे दर्शकों को समझाने का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। शायद आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक समझ गए होंगे और आगे अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आती है तो उनके लिए फायदे ही फायदे हैं, इससे कोई घाटा नहीं होगा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया और आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कांग्रेचुलेशन आपको और बधाइयाँ कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो आप इस इनिशिएटिव को आगे ले जाइए, एक दिन का ये नहीं है। आपको अगर आप सीरियस हैं, जो कि आप सीरियस हैं, वो साफ दिख रहा है आपके, आपने जितने प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप सीरियस तो है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आपके जैसे लोगों को और आगे आना होगा एंड समाज को जागरूक करते हैं। थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे एंड तो सुना आप लोगों ने, सिर्फ सरकार से ही नहीं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे देश में लागू होना है तो हमें भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। आम नागरिक को भी उतना ही जागरूक होना होगा ताकि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सके, समान नागरिक कानून लागू हो सके। और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या फायदे हैं और क्यों सरकार ने अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में पारित नहीं किया है। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।